हेलो, गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है, इसे आगे बढ़ाएंगे। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक के ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनसे जो है इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी जो है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, वो पहले से क्या हुई है उसमें जो है डिक्लाइन आया है, उसमें कमी आई है। ठीक है, ऐसे कौन कौन से हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो जैव विविधता है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां होने लगी हैं जिनके कारण ये जैव विविधता पहले से कम होती जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहला देखो, वन्य जीव के आवास का विनाश। कि क्या कर रहे हैं बेटा, कि जैसे कि हमने आपको बताया था कि वनों की बहुत ज्यादा कटाई हो रही है। तो वनों की बहुत ज्यादा कटाई होने के कारण क्या हो रहा है कि वनों का जो वन्य जीव हैं उनके जो आवास स्थान है उनका धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, उनका विनाश होता जा रहा है। दूसरा है जंगली जानवरों को मारना और शिकार करना। ये पॉइंट तो सीधा सा है कि जंगली जानवरों को मार रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसके कारण जो है जैव विविधता कम होती जा रही है। तीसरा है दावानल। दावानल मीन्स क्या होता है कि दावानल मीन्स होता है कि उसके अंदर जो हमारे ये वन है जिनके अंदर जो है अपने आप से आग लग जाती है। जैसे आप बच्चों को याद होगा कि अभी जो है पिछले साल ही ब्राजील के वनों के अंदर जो है काफी समय तक आग लगी रही थी। उसके कारण जो है बहुत सारे जो है वन्य जीव जंतु क्या होते हैं, वो मर जाते हैं, पेड़ पौधे जल करके खत्म हो जाते हैं। अनेक औषधीय पौधे और बहुत ही ज्यादा जो है पर्यावरण के लिए अति आवश्यक जो थे, बहुत सारी वैरायटी जो है पेड़ पौधों की और जीव जंतुओं की खत्म हो गई थी उसके अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद पर्यावरणीय प्रदूषण के बहुत ज्यादा पर्यावरण अगर प्रदूषित हो जाता है तो उसमें भी क्या हो जाते हैं, उसमें भी छोटे छोटे जीव जंतु कीट पतंगे सब मर जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। जैसे डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन बेसिकली किस चीज से है कि अगर नदी प्रदूषित होती है तो ऐसी स्थिति में डॉल्फिन क्या हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर पर्यावरणीय प्रदूषण जो है वो भी जैव विविधता को खत्म करने का एक कारक है। और विषाक्तीकरण, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा जो है, जैसे क्या होता है कि जमीन के अंदर पानी के अंदर अगर जो है इस तरीके के पेस्टिसाइड्स या कुछ भी जो है ऐसे विषाक्त जो जहरीले जो पदार्थ हैं अगर वो बहाए जाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे भी क्या होगा बेटा, उसके से भी जो है पानी की क्वालिटी और उसकी मिट्टी की क्वालिटी, ये सब चीजें खराब हो जाएंगी और उसके अंदर रहने वाले जीव जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट है संसाधनों का असमान वितरण। कि जो हमारे संसाधन है, ठीक है, जितने भी संसाधन है उसको किस तरीके से, उसको है ना इस तरीके से बेटा उसका वितरण किया गया है कि सारे का सारा क्या कर दिया गया है, सारे के सारे जो संसाधन है वो विकसित राष्ट्रों के पास जो है, यानी कि धनवान लोगों के पास जो है। यहाँ पर विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्रों में हम बांट करके देखते हैं कि संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग जो है विकसित राष्ट्र कर रहे हैं और विकासशील राष्ट्र जो है कम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपना जो है बुक के अकॉर्डिंग अपना एग्जाम्पल देखें तो हमें पता लगता है कि भारत के 5% धनी लोग सिर्फ जो है 25% जितने भी जो हमारे गरीब लोगों की तुलना में ज्यादा संसाधनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम अमेरिका की इससे तुलना करें तो हमारे को पता लग जाएगा बेटे कि अमेरिका के लोग जो हैं वो औसतन ज्यादा जो है संसाधनों का उपयोग करते हैं बजाय एक निर्धन या गरीब राष्ट्र के मुकाबले। ठीक है, इसके बाद जो है एक ओवर पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, कि अधिक जनसंख्या के कारण भी क्या होता है, अत्यधिक जनसंख्या के कारण भी जो है ये जैव विविधता का विनाश होता है। तो ये सारी चीजों का जो है ये सब क्या है, ये सब कारण है जिनके कारण जो है जैव विविधता का विनाश हो जाता है। तो इसका परिणाम क्या होता है बेटा, जब ये सारी जैव विविधता जो है वो अगर खत्म हो जाएगी तो उसका क्या जो है, हमारे को क्या नुकसान होगा। ठीक है, तो उसका जो है बहुत भारी नुकसान रहेगा हमारे को। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि पर्यावरण को बचाए रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्यावरण अगर सुरक्षित है तभी जो है मानव जाति, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी सुरक्षित है। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया कि सारा पारिस्थितिकी तंत्र जो है किस तरीके से बना हुआ है, वो एक दूसरे के सहयोग से बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सब कुछ अगर एक साथ ठीक रहता है तभी सब कुछ जो है सही तरीके से चल पाएगा। तो अगर मान लीजिए इस तरीके से जैव विविधता जो है वो उसका ह्रास होता रहा, तो वो खत्म होती रही, तो उसके क्या परिणाम होंगे। सबसे पहला देखो, सांस्कृतिक विविधता का भी विनाश हो जाएगा। अगर इस तरीके से पेड़ काटते रहे तो जो है केवल यही नहीं है कि जैव संसाधनों का विनाश होगा, बल्कि जो है सांस्कृतिक जो हमारी विविधता है वो भी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक, क्योंकि क्यों बेटा, क्योंकि जो है बहुत सारी ऐसी जो हमारी जो जनजाति है, यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब्स जिनको हम कहते हैं, जनजातियां जो हैं जो सीधे वनों से जुड़ी हुई हैं, जिनका जीवन सीधे वनों से जो है संबंधित है, तो वो कहीं ना कहीं अगर इन वनों को इस तरीके से काट काट के खत्म कर दिया जाएगा तो वो जो है
वो सांस्कृतिक रूप से वो खत्म हो जाएंगे, वो वनों को छोड़ करके शहरों की तरफ आ जाएंगे और उनकी संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसमें जो है सबसे ज्यादा, अगर हम कहते हैं कि वनों को कटाई होती है, जैव विविधता समाप्त हो रही है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो है ये मानते हैं कि सबसे ज्यादा महिलाएं इससे प्रभावित हो रही है। महिलाएं कैसे प्रभावित हो रही है बेटा? देखो, गरीब वर्ग में जो है महिलाएं जो होती है वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा काम करती है, ठीक है। और कई जो ऐसी जगह होता है जहाँ पे खाना, चारा, जल और बहुत सारी और आवश्यकताओं को इकट्ठा करने के लिए जो है ना महिलाओं को लगातार इधर से उधर जाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब मान लो इस तरीके से जो है खत्म होता जाएगा सब कुछ, जो है इस तरीके से समाप्त हो जाएगा, संसाधनों की कमी पड़ जाएगी, तो महिलाओं को जो है दूर दूर तक जाना पड़ेगा उन संसाधनों के लिए, ठीक है। तो कई बार जो है क्या होता है कि वो 8-8, 10-10 किलोमीटर तक की दूरी तक उनको पैदल चलना पड़ता है, जिसके कारण उनको स्वास्थ्य सेवाओं का भी उनके समस्या उनके अंदर पैदा हो जाती है। तो ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो महिलाएं क्या हैं, महिलाएं कहीं ना कहीं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावित होती हैं। और परोक्ष परिणाम यानी कि इनडायरेक्ट परिणाम अगर हम देखें तो इसका क्या है कि अगर मान लो वनों की कटाई की जाती है, ठीक है, तो उससे वनों की कटाई से क्या होगा, जो मौसम चक्र बिगड़ेगा, ठीक है, और उससे जो है सूखा पड़ेगा या फिर बाढ़ आ जाएगी। तो इस तरीके की भी सिचुएशन पैदा हो सकती है। अत्यधिक वनों की कटाई करने से जो है बहुत जो है पवनें तीव्र गति से चलती हैं, आंधी तूफान का कारण, चक्रवात का कारण, सुनामी का कारण, न जाने किस किस प्रकार के जो है कारण पैदा हो जाते हैं, इम्बैलेंसिंग आ जाती है एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से देखो, गरीबी और पर्यावरण निम्नीकरण कि अगर मान लीजिए ये सब कुछ इस तरीके से चलता रहा कि जो है सभी महत्वपूर्ण पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को मार मार के अगर ऐसे खत्म करते गए, तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, धीरे धीरे जो है हमारा पर्यावरण भी खराब होता जाएगा, और जो हमारे वन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो हमारी विरासत है, हम धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, हम गरीब होते चले जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, इस बात की तरफ ध्यान देना क्यों जरूरी है कि जब ये सब कुछ खत्म हो रहा है तो इस सब को बचाए रखना क्यों जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कई बार बताया मैंने कि ये सारा चीजें जो है बचाए रखने क्यों जरूरी है, ये पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसको बनाए रखने के लिए। अगर हम इस विविधता को, जैव विविधता को बचाए रखना चाहते हैं तो उसके पीछे हमारा लॉजिक क्या है कि पारिस्थितिक जो हमारा तंत्र है वो सही तरीके से काम करता रहे, ठीक है। तो पारिस्थितिक विविधता को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि हम क्या करें कि हम जो है इन सब वन और वन्य जीवों का संरक्षण करें, इनको बचाने की कोशिश करें, इनको बचाने के उपाय खोजें, ठीक है। अगर जो है इसके लिए सबसे ये है कि बेटा देखो, जैसे जल है, वायु है, मृदा है, सभी क्या होने चाहिए, सभी जो है ठीक ठाक रहने चाहिए। और क्योंकि जो है जितनी भी जो जातियां हैं वो सभी एक दूसरे के लिए जो है अच्छे से, एक दूसरे के लिए जो है मददगार हैं इस तरीके से जो है। अगर मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, वनों को जो है हिरन खाते हैं, हिरन को शेर खाते हैं। अगर मान लीजिए इस जो है इकोलॉजिकल जो हमारा ये सिस्टम है, अगर इसमें एक भी में एक्सेप्ट एक भी जो है उसमें से जो है हट जाता है, एस्केप हो जाता है, तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए जो है हिरन को हटा देते हैं बीच में से, ठीक है, तो फिर जो है शेर क्या खाएगा। और अगर मान लीजिए जो है शेर को हटा देते हैं तो हिरन जो है वो सभी पेड़ पौधों, जीव जंतु, पेड़ पौधों को खा खा के खत्म कर देगा। तो इस तरीके से बात होती है बेटा, ये सभी चीजें क्या होती हैं आपस में जो है, जो ये इंटरलिंक्ड होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है, तभी ये पारिस्थितिकी तंत्र जो है इस तरीके से काम करता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत में जो है इन सबको आपस में, इन जो जैव विविधता है भारत में उसको बचाए रखने के लिए बहुत अच्छे प्रयास करने जरूरी हैं। तो भारत ने इसके लिए क्या प्रयास किया बेटा, इसने बहुत इंपॉर्टेंट प्रयास किया है जिसको हम भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको कि सीधे से पूछा जाएगा कि भारतीय वन्य जीवन अधिनियम संरक्षण जो है वो कब बनाया गया, तो 1972 आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या क्या बातें की गई, इसमें इन्होंने क्या क्या किया इनको जैव विविधता को बचाए रखने के लिए बेटे। इन्होंने सबसे पहले तो रक्षित जातियों की सूची तैयार की कि भाई कौन कौन सी ऐसी जातियां हैं जिनको रक्षा की जरूरत है। उसके बाद शिकार पर प्रतिबंध लगाया ताकि जो इन जैव जो विविधता इसको समाप्त किया, इसको बचाया जा सके, सॉरी, ठीक है। उसके बाद वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण किया गया। जो वन्य जीव होते हैं उनका जो आवास है, ठीक है, सब के सब जो है, कोई जो गुफा में रहता है, कोई मान में रहता है, अलग अलग जगह पर जो है वनों के अंदर जो है सभी वन्य जीव अपना निवास करते हैं। तो उनका कानूनी रक्षण किया गया कि उनके जो है जो जानवर
सीधे जंगलों में रहते हैं, उनके जो है आवासों पर किसी प्रकार का कोई अटैक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जंगली जीवों के व्यापार पर विशेष रूप से प्रतिबंध लगाया, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। जंगली जानवरों की कोई खाल होती है, सींग होते हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको जो है इम्पोर्टेंट माना जाता है, मूल्यवान माना जाता है, और हाई सोसाइटी में उनको जो है बहुत ही ज्यादा जो है मतलब अपना स्टेटस का सिंबल माना जाता है, इस तरीके की चीज़ों को, तो उन पर विशेष रूप से व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद जो है एक और ख़ास बात की गई, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा, कि इन्होंने जो है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार की भी स्थापना की। ठीक है, ऐसे जो है ऐसे स्थान होते हैं बेटा ये, जहाँ पर जो क्या किया जाता है, जहाँ पर जो है जितने भी जो ये जो होते हैं ये अलग अलग प्रकार के जितने भी जो ऐसे प्राणी जो है वन्य प्राणी जो होते हैं, जिनको बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनके लिए विशेष कदम उठाए जाते हैं। ठीक है, स्पेशली उनके लिए जो है घर बनाना। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से, जैसे बाघ हो गया, एक सींग वाला गैंडा हो गया, कश्मीरी हिरन हो गया, और 3 प्रकार के मगरमच्छ हो गए, जैसे स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ, घड़ियाल, एशियाई शेर, इन सब को शामिल किया गया। और इसके अतिरिक्त जो है सब जो है जो भारतीय हाथी है, काला हिरण है, चिंकारा है, और भी बहुत सारे ऐसे जो जीव जिनकी जान को खतरा है या जिनका जो है संरक्षण की आवश्यकता है, उनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अब जो है एक बहुत ही आपका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एक शॉर्ट नोट आ जाता है आपके एग्जाम में कि बाघ परियोजना पर शॉर्ट नोट लिखिए। तो बाघ परियोजना जो है स्पेशली बाघों की जो है बाघों के संरक्षण के लिए चलाई गई थी। ठीक है, तो बाघों के संरक्षण को चलाए रखने के लिए जो है क्या किया गया था कि पहले एक सिस्टम ऐसा हो गया था बेटा कि बाघों को मार मार के उनको व्यापार के लिए चोरी करना और उनके आवासीय स्थलों को का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, और बहुत सारी जो है बाघों की इस तरीके से संख्या घटती जा रही थी कि बाघ जो है वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंच गए थे। तो बाघों के खाल का विशेष रूप से व्यापार होता था, उसकी हड्डियों का जो है उससे औषधियां बनाई जाती थी। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या होता जा रहा था कि बाघ धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। और भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर आए हुए थे। ठीक है, तो इसलिए जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इंडिया ने क्या किया कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो उसको स्टार्ट किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, एक वन्य जीव परियोजना है बेटे, जिसको 1973 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, जिसको 1973 में स्टार्ट किया गया था। इसके अंतर्गत क्या रखा गया है कि इसके अंतर्गत जो है 37,761 वर्ग किलोमीटर ऐसा स्थान है जहां पर 27 बाघ रिजर्व्स बनाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद 1980 से 1986 के बाद क्या किया गया कि इसी के अंतर्गत जो है कीटों और जीवों की रक्षा के लिए भी कदम उठाया गया। उसके बाद 1991 में जो है 6 ऐसी जातियां जो है पौधों की भी जो इसमें शामिल की गई, जो संरक्षण की सूची में इनको भी शामिल किया गया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा मैप वर्क बता देती हूँ। आप अपनी बुक के अंदर मैप वर्क करेंगे, बुक से देख करके, और अपने मैप के अंदर भरेंगे उसको। ठीक है, टोटल 6 जो है मैप भरने, 6 जो है आपको स्थान भरने हैं मैप के अंदर। एक मैप लेंगे इंडिया का और उसके अंदर 6 के 6 स्थान भरेंगे। कैसा मैप लेंगे, इस तरीके का मैप लेंगे आप। ठीक है, जिस मैप के अंदर जो है इस तरीके से अलग अलग सारे स्टेट बने हुए हैं। तो उसके बाद आप अपनी बुक लेंगे और बुक का निकालेंगे आप पेज नंबर, आप जो है बुक के अंदर पेज नंबर 21 निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। पेज नंबर 21 निकालेंगे और वहां से आप मैप वर्क करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये एग्जाम में आता है। तो आप इसको कैसे करेंगे, आप इसके लिए जो है देखो, सबसे पहला उत्तरांचल में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आप बेटा एक एक जो है, जैसे फर्स्ट जो है मान लीजिए आपको उत्तरांचल भरना है। ठीक है, तो आप सबसे पहला यहाँ पे उत्तरांचल नंबर 1, ठीक है, इसके अंदर पूरा यहाँ पे 1 डाल के और पूरा नाम लिखेंगे इस तरफ। और जो भी बच्चे हैं सबके सब किससे पे फिल करेंगे, पेंसिल से फिल करेंगे, पेन कोई नहीं लेगा। ठीक है, जैसे नंबर 1 यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद बाहर यहाँ पर नाम लिख देंगे आप। ठीक है, और उत्तरांचल और उत्तराखंड एक ही होता है।
ठीक है, ये 2 नहीं है। उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, तो फिर आप पश्चिम बंगाल, ठीक है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल पूरा लिखेंगे नीचे, ठीक है। उसके बाद तीसरा है मध्य प्रदेश, तो मध्य यहाँ बीच में होता है, तो मध्य प्रदेश में आप सीधा यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर ही लिख देंगे, यहाँ पर बांधवगढ़, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर बांधवगढ़ हो गया। इस तरीके से राजस्थान, आप राजस्थान के अंदर लिख देंगे यहाँ पर सरिस्का, ठीक है। इसके बाद जो है असम में मानस बाघ रिजर्व, असम के अंदर आप ये लिख देंगे, ये जो असम है अपना, ठीक है, इसके अंदर आप लिख देंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद केरल में पेरियार बाघ रिजर्व, तो केरल में आप केरल में बाघ पेरियार रिजर्व, ठीक है, बाहर लिख देंगे इस तरीके से यहाँ पर दिखा करके। आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। ये 6 लोकेशंस हैं, आपको 6 की 6 लोकेट करनी है, और ये आपको अपना जो है इस तरीके से फिलअप करके ढंग से और सारा लिख करके अपनी नोटबुक के अंदर चिपकाना है। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर अपना यहाँ तक कंप्लीट हो गया है ये काम। ओके, चलिए, ठीक है, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप ढंग से इसको काम को पूरा करेंगे, ठीक है। आगे मैं अगली वीडियो में बताती हूँ आपको किस तरीके से क्या और भी जो है लेसन का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है। ओके, बाय 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 बाय।